हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के 30 जनवरी शिफ्ट 2 के एग्जामिनेशन के बारे में, और हम आज करने वाले हैं इसके फिजिक्स का पेपर डिस्कस। बट आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं इसके ओवरऑल पेपर के एनालिसिस के बारे में कि हमारा ओवरऑल पेपर कैसा था। तो अगर हम बात करें पेपर के बारे में तो फिजिक्स वही था हमारा जैसा आ रहा है अब तक, इजी टू मॉडरेट साइड में रहा है, और केमिस्ट्री में फिजिकल और इनऑर्गेनिक जो है वो ज़्यादा मात्रा में, ऑर्गेनिक की थोड़ी कम थी, बट हाँ क्वेश्चन थे ऑर्गेनिक के। और बात करें अगर मैथमेटिक्स में जो हमारा ओरल पेपर था वो थोड़ा लेंदी साइड रहा है एक्चुअली, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं। तो अब हम सीधा क्या है, ये एक सिंपल सी बेसिक एनालिसिस थी किसके बारे में, ओरल पेपर के बारे में। और बात करते हैं हम फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स जो हमारा था इजी टू मॉडरेट रहा, और क्या अगर 11th-12th की बात करें तो जो है दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिक्स था पेपर में। तो हम टाइम वेस्ट ना करते सीधे बढ़ते हैं अपने पेपर के एनालिसिस की तरफ, सीधा पेपर के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं, और चलिए शुरू करते हैं अपन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 में के जनवरी शिफ्ट 2 के फिजिक्स पेपर के बारे में। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं अपन क्या अपना जो है क्वेश्चन क्या है, कैसे आ रहे हैं। इस शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं फटाफट तेजी में। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बेटा, ए पार्टिकल इज रिलीज एट ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट द सरफेस ऑफ अर्थ इज। क्या क्वेश्चन है बच्चा, देखिए कि यहाँ पर हमसे बोल रहा है क्या कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू ग्रेविटेशन। हमसे क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर हमने यहाँ से एक पार्टिकल रिलीज कर दिया है, और h की वैल्यू किसके बराबर है, RE के बराबर है, अर्थ के रेडियस के बराबर है। जब ये पार्टिकल क्या होगा, अर्थ के सरफेस को आके हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, किसका, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, क्योंकि यहाँ पर बॉडी इज मूविंग अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। सो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं ना। तो भाई यू आई प्लस के आई इक्वल टू क्या रहेगा, यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस पॉइंट ए पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, कितनी हाइट पर है, सेंटर से कितनी दूरी है, आर, तो ये रहा आर, ये रहा 2r आ जाएगी। तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ जी इंटू एम ई इंटू एम बाई हाइट कितनी है 2r, और इसको हमने रेस्ट से छोड़ा है यहाँ से हम मास के पार्टिकल को, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, वेलोसिटी 0 है। अच्छा, जब ये कहाँ पर आएगा, अर्थ के सरफेस पर, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, दूरी कितनी है, RE, अर्थ के सेंटर से, तो माइनस ऑफ जी एम ई एम बाई कितनी आ जाएगी यहाँ पर R, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है बॉडी की, हाफ mv², है ना। m से बढ़ा दो बेटा, इसको उधर ले आओ, कितना बनेगा v², v² कितना बनेगा, v²/2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, देखो उसको ये धीरे रखा इधर आ गया ना, इक्वल टू कितना बन गया, GME/2R। क्या किया, इसको उधर ले आए, उसको धीरे रहने दिया ना, मतलब इक्वेशन ये रहेगी, है ना। तो v अगर बात करें इस केस में, मैथ से लिखिए ना, ये बनेगा, तो v कितना आएगा हमारा इस केस में, v यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, रूट के अंदर GME/R बन जाएगा ना, ये आएगी v की वैल्यू, है ना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इस केस में, v इक्वल टू आ जाएगा क्या बेटा, GME/R। me क्या है अपना, मास ऑफ द अर्थ। तो ये हमारी क्या है, जितनी स्पीड से आके बॉडी क्या करेगी, इसको आके हिट करेगी, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ भाई, कि ए ब्लॉक स्टेज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनएलएम। क्या बोल रहे हैं, m मास का ब्लॉक है और इक्विलिब्रियम में है, बताना है हमको कितनी टेंशन होगी। तो भाई टेंशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में तो इस पर mg लगेगा किधर, नीचे, और टेंशन t इक्विलिब्रियम में है ना, तो t इक्वल टू कितना होगा इस केस में, mg, m कितना है हमारा इस केस में, √3। तो कितना आंसर आएगा भैया, √3g न्यूटन। खत्म, सिंपल आंसर क्या बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ए करंट 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द sides of an equilateral triangle, loop of side कितना 4√3 मीटर पर सेकेंड मीटर as shown in the figure, find the magnetic field induced at the centroid of the triangle। तो हमसे बोल रहा है ये ABC एक ट्रायंगल है, इसमें करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रही है, हमें इस बताना है इसके सेंट्रॉइड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो सिंपल है भैया, देखिए जैसे हम ये क्वेश्चन बिलोंग करता है किससे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से, और हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन आपने किए हुए क्लास में, है ना, नहीं करते हैं फटाफट तेजी में, कैसे करेंगे। तो भाई क्या है, अगर हम बात करें कि इस वाले वायर की वजह से वायर को पकड़ लेते हैं, किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ, है ना, वायर पकड़ लिया, उंगलियां घुमा रहे हैं, जिधर हमारी उंगलियां आएंगी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही बाहर की तरफ, तीनों से बाहर की तरफ आएगा, तीनों से जैसे ऐड हो जाएगा। तो हम एक की वजह से निकाल लेते हैं, बाकी क्या कर देंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई, काम खत्म, है ना। तो देखिए एक वाले वायर की सिंगल एक वायर इसकी वजह से निकाल लेते हैं ना, इस वाले वायर की वजह से, तो ये दूरी मान लेते हैं कितनी होगी हमारी, d कितनी होती है अभी देखते हैं,
है ना, एक पार्ट की वजह से। ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल होगा 120, तो ये बनेगा 60, ये बनेगा कितना 60। तो इस वाले वायर की वजह से अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी की लगेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन 60 प्लस साइन 60 बनेगा। डी कितना है देखो अभी देख लेते हैं भाई, हमें जानते हैं ये दूरी कितनी होती है। अगर ये साइड क्या है, लेंथ, साइड लेंथ ए है, तो ये होता है √3a/2, ये होता है हमारा पूरा √3a/2। और अगर बात करें ये पूरा √3a/2 है, तो ये कितना होता है हमारा इस केस में, ये होता है √3a/2 का √3a/2 का कितना होता है 1/3 पोर्शन होता है ना, तो ये कितना बनता है a/2 √3 होता है, जहाँ a क्या है हमारा, ये टोटल साइड लेंथ, और हमें यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4√3, तो हम यहाँ पे रखें, इसके वैल्यू कितने बनेगा, ये आ जाएगा हमारा 4√3 a की जगह है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 2 मीटर है ना, तो ये लेंथ हमारी कितनी है 2 मीटर है। बस ये तो आ गया एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं सबकी वजह से लिखना है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कैसे 3 से, तो अगर लिखे मैग्नेटिक फील्ड तो कितना बन जाएगा इस केस में, देखिए यहाँ पर बी नेट क्या बन जाएगा भैया 3 इंटू बी, और मैं साथ में लिख रहा हूँ बी की वैल्यू, देखो यहाँ पे कितना बनेगा 3 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, डी कितना है 2 साइन 60 √3/2 √3/2 कितना बनेगा √3 है ना। बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, आई की वैल्यू कितनी 2 एम्पियर थी ना, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये तो क्या बनेगा फटाफट देखिए, ये बन गया कितना 3 इंटू ये बन गया कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बाई 4 पाई इंटू आई कितना है हमारा 2/2 इंटू √3, लिखा है ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बन गया 3√3 गेट मैग्नेटिक फील्ड 3√3 इंटू 10⁻⁷, कितना बन जाएगा 3√3 इंटू 10⁻⁷ क्या टेस्ला है ना। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, चलिए कहाँ लिखा है आपने आंसर, ये क्या बन जाएगा इस केस में हमारा ए वाला पार्ट बन जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। हाँ भाई, ए फॉल्टी स्केल रीड्स 5 डिग्री सेल्सियस एट मेल्टिंग पॉइंट एंड 95 डिग्री सेल्सियस एट द स्टीम पॉइंट है ना। फाइंड द ओरिजिनल टेम्परेचर इफ इट्स फॉल्टी स्केल रीड्स 41 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे जो स्केल है एक्चुअली क्या है, ये गलत रीड कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसको रीड कर रहा है कितना 5 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट को रीड कर रहा है कितना 95। हमसे बोल रहा है अगर ये 41 रीड कर रहा हो किसी टाइम पर तो बताओ एक्चुअल रीडिंग कितनी हो रही होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, तो हम देखो जानते हैं कैसे लिखते हैं यहाँ पर हाँ भाई, कि जो भी हमारी रीडिंग आ रही है एग्जाम्पल कितनी आ रही है 41 है ना, 41 कैसे लिखते हैं आप, ये हमारा स्केल है हमारा है ना, ये फॉल्टी स्केल है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर लोअर, ये हमारा क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये हमारा क्या है फ्रीजिंग पॉइंट इस पर शो कर रहा है, ये हमारा क्या है इस केस में जहाँ पर ये क्या बोलते हैं व्हाट डू कॉल, हमारा बॉइलिंग पॉइंट है बीपी है ना, या फिर क्या है लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट है ना। ये हमारा कितना है इस केस में जो भी हमारा टेम्परेचर है, तो हम क्या कैसे लिखते हैं टेम्परेचर स्केल चेंज करने के लिए, कैसे लिखना होगा 41 शो कर रहा है इसका में 41 शो कर रहा है माइनस जो हमारा क्या है लोअर पॉइंट कहाँ पे शो कर रहा था 5 पर, जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था, डिवाइड बाई कितना आएगा हमारा दैट स्टीम पॉइंट माइनस हमारा मेल्टिंग पॉइंट। स्टीम पॉइंट कितना हमारा 95 है ना, 95 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, ये फॉल्टी स्केल के लिए है। अगर मान लो ये एक्चुअल स्केल पे T डिग्री सेल्सियस शो कर रहा होता तो एक्चुअल स्केल पे तो T डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, और एक्चुअल स्केल पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा कितने पर होगा 0 पर, तो यहाँ पर क्या आएगा -0 डिवाइड बाई स्टीम पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, कितना आएगा ये आ गया 100 माइनस 0, ठीक है। कितना बन गया यहाँ आई थिंक आ गया हमारा 36 है ना, 36/90 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा टी कितना आ गया इस केस में, ये आ गया, ये उड़ गया इससे, ये आई थिंक आ गया 4 है ना 40, टी कितना आ गया हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअल जो हो रहा होगा क्या बोलते हैं एक्चुअल जो टेम्परेचर होगा अगर हम बात करें जो हमारा रियल स्केल होगा उसका कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस, जब 41 डिग्री सेल्सियस रीड कर रहे होंगे भाई साहब, तो हमारा आंसर क्या बनेगा इस केस में ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। फॉल्टी स्केल के और जो क्या टेम्परेचर स्केल के चेंज इक्वेशन जो है सिंपली किस फॉर्मूले से होते हैं हमारे, इसी फॉर्मूले से होते हैं जनरल फॉर्मूले से, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है भैया, इतना लंबा थोड़ी कहानी रखी है, क्या कहानी है, 2 waves of the same intensity from the sources in phase are made to superimpose at a point. If the path difference between these two coherent waves is 0, अच्छी बात है, then resultant intensity I0। क्या बोल रहे थे, पाथ डिफरेंस कितना होता है यहाँ पर, पाथ डिफरेंस जो होता है कितना है 0 है, उस केस में जो इंटेंसिटी कितनी है I0 है।
अब जब बोल रहा है पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2 हो जाता है तो इंटेंसिटी कितनी होती है हमारी I1 है, और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होता है तब इंटेंसिटी कितनी हमारी I2 है। तो हमसे बोल रहा है बताओ भैया I0 बाई I1 प्लस I2 की वैल्यू बताओ। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्चुअली वेव, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। देखने में इतना, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना वो देखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन क्या बाद में फटाफट जाते हैं। देखिए हम जानते हैं जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो उनकी नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बात करें यहाँ पर, है ना। नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, अगर मान लेते हैं एक सिंगल सोर्स की जो सिंगल सोर्स की वजह से वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी I है, तो क्या फॉर्मूला होता है 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 होता है। यहाँ डेल्टा फाई क्या हमारा बेटा, फेज डिफरेंस है ना, डेल्टा फाई क्या हमारा फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव। तो अगर हम मान लें यहाँ पे एक सिंगल वेव की जो इंटेंसिटी हमारी कितनी थी वो I थी, है ना। तो जब क्या था उन दोनों के पहले केस में, जब फेज डिफरेंस 0 था तब इंटेंसिटी कितनी आ रही थी, I0 आ रही थी, है ना। तो अगर मैं यहाँ रखूँ तो I0 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई 4IE, है ना, क्योंकि ये डेल्टा 5/2 तो कितना बन जाएगा cos 5/2 बन जाएगा 0, cos 0 बनता है 1। I क्या है यहाँ पर, एक सिंगल सोर्स की इंटेंसिटी है एक क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं I1 के लिए। अच्छा एक बात और देखो भाई, यहाँ साइड में लिखते हैं, ठीक है। जब हम जानते हैं कि क्या डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना। यहाँ पे ये क्या है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में के बीच में रिलेशन है, ठीक है। डेल्टा फाई हमारा क्या है यहाँ पर, फेज डिफरेंस। तो जब क्या होगा इस केस में, जब लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आएगा, जब लैम्डा बाई 2 का आएगा पाथ डिफरेंस, तो उस केस में कहानी क्या है भाई, फेज डिफरेंस कितने का आएगा, पाई का। अब देखो यहाँ पर जब हमारा लैम्डा बाई 2 होता है पाथ डिफरेंस, तब इंटेंसिटी आती है I1, यहाँ रखते हैं I1 इक्वल टू कितना बनेगा 4I cos स्क्वायर पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो I1 कितना आ जाएगा बेटा हमारा, इस केस में I1 की वैल्यू आ जाएगी 0, तो I1 हमारा कितना है 0। अब ऐसे ही I2 निकाल लेते हैं, जब I2 निकालेंगे तो I2 के केस में वो कहानी क्या आएगी, यहाँ पे देखते हैं। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या बनेगा 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स कितना है बेटा हमारा, लैम्डा बाई 4, ये उससे उड़ेगा कितना बनेगा पाई बाई 2 आ जाएगा, डेल्टा फाई आ गया पाई बाई 2, यहाँ रखो। तो जो I2 आएगा हमारा कितना बनेगा 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, डेल्टा फाई कितना है तो लिखा हुआ है ना, कितना पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर मार देंगे कितना 1/2, है ना। तो इसे ये लिखते हैं 1/2, इसे लिखते हैं 1/2, है ना। कितना आ जाएगा 2I। तो हमारा I0 कितना है 4I, I1 है 0 और I2 कितना है 2I। इसमें रखेंगे कितना, ये बनेगा 4I, यहाँ बनेगा 0, यहाँ बनेगा 2I, तो कितना आ जाएगा सीधा आंसर 2 आ जाएगा, 4I बाई 2I कितना सीधा 2। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, देखने में इतना बड़ा लग रहा था, है ना, था कितना सिंपल, जरा सा क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द गिवन स्प्रिंग मास सिस्टम, इन द गिवन स्प्रिंग मास सिस्टम, कहानी क्या बोल रहा है, व्हेन सेट इनटू मोशन ओमेगा 1 इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हेन मास कितना है 1 kg और ओमेगा 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी मास कितना है 2 kg। ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। हम जानते हैं कि जब बॉडी यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो k इक्वल टू कितना होता है m ओमेगा स्क्वायर, और k क्या है भाई इसका कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट, ओमेगा इक्वल रूट m बाई k बाई m आता है ना, ओमेगा इक्वल रूट k बाई m आता है, वहीं से आएगा k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, k तो कांस्टेंट है। तो m1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा 2 ओमेगा 2 स्क्वायर। हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 की वैल्यू, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बताओ कितना आएगा, रूट के अंदर m1 बाई m2, सॉरी m2 बाई m1 आएगा ना, m2 बाई m1, है ना, ये नीचे आएगा m2 बाई m1, m2 कितना है हमारा 2 kg, कितना बन जाएगा 2 बाई 1 रूट 2। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू SHM का एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था कि नहीं सिंपल था, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ओके, क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट, हाँ भैया कहाँ से आया क्वेश्चन, ये कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक का करंट इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, फाइंडिंग ऑफ इक्विवेलेंट क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या बोला है इस केस में, देखिए इन द गिवन सर्किट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, क्या बोला देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पे सर्किट ये रखा है, हमसे पूछ रहा है भैया A और B के बीच में बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा। तो करते हैं भैया क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या आता है। हाँ भाई सबसे देखो यहाँ पर ये हमें लिखा है यहाँ पर 1.5, 0.5, 12 ओम, कहानी लगी हुई है, ठीक है ना। इन दोनों की बात करते हैं कितना बनेगा, ये तो सीरीज में कितना बनेगा यहाँ पर, ये आएगा 2 ओम, है ना, इन दोनों का आएगा 2 ओम। अच्छा, और 2 और 12 आपस में कैसे बन जाएंगे पैरेलल में, तो कितना बनेगा 2 और 12 आपस में हो जाएंगे पैरेलल में, कितना बनेगा 2 × 12, पहले इनकी बात कर लेते हैं, डिवाइड बाई 14 कितना आएगा ये 7, तो आएगा आई थिंक 12/7। तो इन दोनों की अगर बात करें यहाँ पे, इसको हटा के यहाँ पे लग जाएगा 12/7, इस सबको हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा,
इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे क्या लगेगा 12/7 है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर जो है इफेक्टिवली इसकी कहानी क्या बनेगी, 12/7 बनेगी। अच्छा अब देखो इधर जरा ऐसे नीचे भी देख लेते हैं। नीचे क्या बनेगा भाई, ये 1 बन जाएगा 2, और ये 2 और चीज़ आपस में किस में है, पैरेलल में। क्या बनेगा 2 × 6 डिवाइड बाई आई थिंक 8 आएगा, है ना। हाँ कितना बनेगा, ये आ जाएगा 4/, कितना आएगा ये 3/2। तो भाई इसका तो हो गया 12/7, इसका हो गया 3/2। अब देखो यहाँ पे कोई सिमेट्री तो लग नहीं रही है। हाँ भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है। ये किस में आपस में, पैरेलल में। ये दोनों आपस में किस में बेटा, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में तो इसकी बात की जाए कितना बनेगा, देखिए इन दोनों का कितना बनेगा। तो इन दोनों की बात करते हैं, कितना बनेगा 2 × 8 डिवाइड बाई कितना आएगा 10। कितना आ गया अपना ये 8/5 आ गया ना, ये आ गया अपना 8/5। तो इन दोनों का आ गया 8/5। ऐसे ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो किसका कितना बनेगा 4 × 6 डिवाइड बाई 10, है ना। 10 बनेगा, कितना आया ये आ गया 2, तो 5, तो आ गया हमारा क्या 12/5। देखो क्या बना। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ पूरा क्या बना क्या, ये देखो जरा, है ना। यहाँ पर आया क्या, इस टर्मिनल के बीच में आया है 12/7, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के 12/7। अच्छा ऐसे ही इन दोनों को हटाएंगे तो क्या आया, हमारा आया था 8/5 आया था ना, 8/5। तो इन दोनों को हटाया मैंने, यहाँ पे कितना आया 8/5 आया, ठीक है। ऐसे इन दोनों हटाया था अपने, वो कितना आया था हमारा यहाँ पे 12/5, और ये इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ कितना आएगा 12/5 है ना, ठीक है ऐसे। और नीचे इसको हटाया था पूरे को, कितना आया था हमारा 3/2, तो यहाँ लगा क्या 3/2। ये कहानी बनेगी भैया ओम, है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हमसे बोला देखो ये कितना बनेगा, ये दोनों सीरीज में है। 8 और 12 होता है 20/5 बनेगा 4, तो ये लिखा है 4, ये है अपना 4। तो क्या हो गया भैया 4 ओम, 12/7 और 3/2 ओम, ये सब किसमें पैरेलल में। तो अगर लिखा दे आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा, देखिए लिखते हैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 1/r इज इक्वल टू कितना बनेगा 7/12 + 1/4 + 2/3। मैं ऐसे लिखी ना, है ना, 7/12 प्लस कहानी। तो एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, 3/12 बन जाएगा ये, तो नीचे कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। कितना बन जाएगा 7/12 + 3/12 प्लस कितना बनेगा, इसमें ऊपर ये 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो प्लस 8/12 चलिए लिखा है ना 1/r। तो r यहाँ से कितना आ गया 12/7 11 और 7 18 12/18 कितना बन गया 2/3 ओम। तो जो हमारा r इक्वल उसकी वैल्यू कितनी बेटा 2/3 ओम। तो आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, आंसर हमारा बन जाएगा इस केस में क्या, दैट इज आंसर इज 2/3 ओम। सबमिट क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है देखिए भाई, हाँ भाई क्या बोल रहा है, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी मेड इन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एज शोन। EA, AB एंड AC आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C। हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे तो कोई दिक्कत बात नहीं, हम ऑप्शन करते हैं। हमने पूरा कि कहाँ पे जीरो कहाँ पे नॉन जीरो से पूछ रहा है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्चुअली क्या है, करंट इलेक्ट्रिक, सॉरी दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना कंडक्टर का। हमसे क्या बोल रहा है, ये एक सॉलिड कंडक्टर है और इसमें बात की जाए तो इस सॉलिड कंडक्टर में यहाँ पे रखा है कैविटी, ये पूरी कैविटी में क्या चार्ज क्यों रखा हुआ है। यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, पॉइंट सी। हमसे पूछ रहा है बताओ इस केस में कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नॉन जीरो होगी, बी पे जीरो नॉन जीरो, सी पे नॉन जीरो नॉन जीरो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करते हैं देखो कैसे करेंगे। तो कहानी क्या है इस केस में अगर बात की जाए तो क्या होगा देखिए बेटा, यहाँ पर इस क्यू चार्ज की वजह से क्या है, यहाँ पर क्या होगा अगर बात करें, यहाँ पे -q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस वाले पॉइंट पर, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं ना, -q चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर -q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो -q चार्ज इंड्यूस हुआ है यहाँ पर, अब क्योंकि टोटल कंडक्टर पे नेट चार्ज जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा इस पूरे कंडक्टर पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, इस केस में यहाँ पर आ जाएगा कितना +q चार्ज, है ना। तो अगर बात की जाए इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से होगा। इस बड़े वाले जो क्यू चार्ज इसकी वजह से जीरो ही होगा और इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, क्या होगी यहाँ पर, वो होगी नॉन जीरो, वो जीरो नहीं होगी क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो -q की वजह से कितनी जीरो हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा तो बट q की वजह से जीरो नहीं होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितनी है नॉन जीरो। बी पे बात करते हैं, तो बी पे, बी तो क्या है, बी पॉइंट कहाँ लग रहा है, बी पॉइंट इज लाइंग एक्चुअली क्या इनसाइड द कंडक्टर,
ना यहाँ पर, और कंडक्टर में अगर कोई पॉइंट लाइक करता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, 0। अच्छा, अब बात करते हैं पॉइंट सी के बारे में। तो पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी, तो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इन दोनों हम जानते हैं कि कैविटी के बाहर कैविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। कैविटी के बाहर अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा है उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस वाले की और इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो चार्ज क्यू आया है और कैविटी के अंदर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इन दोनों की वजह से जो बाहर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इफेक्ट वो कितना आएगा, 0। तो इस दोनों का इफेक्ट तो कितना है भैया, वो तो 0 हो गया। जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा है क्यू वाला और जो यहाँ चार्ज इंड्यूस हुआ, उनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। बट जो इस सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हुआ है यहाँ पर आउटर सरफेस पर, उसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, उसकी एक वैल्यू आएगी। तो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। तो हमारा क्या है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो हमारे इससे जो भी करस्पॉन्डिंग हमारे ऑप्शन बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए आराम से यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ IRMS। IRMS क्या होगा भैया, देखिए VRMS बाई जेड, मतलब ज़्यादातर जो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू AC। अच्छा, इसके पहले जो 30 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था बच्चे, उसमें भी क्या है, IRMS की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जो बच्चों का अभी लगा है पेपर आगे, वो क्या करते जाएँ, वो अपनी जो IRMS की वैल्यूज़ है ना उसको कैसे निकालते हैं वो एक बार देख के जाएँ इस तरह क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। IRMS क्या होगा, VRMS बाई जेड। IRMS होगा हमारा VRMS बाई जेड। तो VRMS तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, V0 बाई √2, तो बन गया 200 बाई, हो गया VRMS बाई जेड। जेड क्या होगा, XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये हमारा जेड है भाई, ये है जेड की वैल्यू है ना। X और XC तो सेम है, तो कट जाएंगे, तो ये तो उड़ गया, क्या बचा, R ही तो बचेगा इसमें। तो जिसका जेड कैसा आएगा, R। ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो इस केस में कितना आ रहेगा हमारा, जेड आएगा इफेक्टिव 100। तो कितना बन जाएगा इस केस में, IRMS आएगा हमारा कितना इस केस में, 2 एम्पियर। क्या बन जाएगा सर हमारा इस केस में, 2 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों इसी का, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। ओहो हो, फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट हमें बताना है कि भैया इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी। ये हमें दे रखा है कि लॉजिक सर्किट हमें बनानी है इसकी ट्रुथ टेबल, है ना। चलिए हम बनाते हैं, खुद से बनाते हैं ना। ऑप्शन तो क्या है, खुद से बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, हमको इस लॉजिक गेट की बनानी है ट्रुथ टेबल। तो चलिए बनाते हैं बच्चों इसकी ट्रुथ टेबल। हाँ भाई चलिए, आसान क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, A हो गया, ये हमारा B हो गया, यहाँ पे Y हो गया, ये 0 0 और ये हो गया हमारा 0 1, ये हो गया 1 0 और एक और ले लेते हैं भाई फटाफट जल्दी से ना। ये हमारा कितना बन जाएगा इस केस में, ये बन जाएगा यहाँ पर 1 1, है ना। और अब देखते हैं क्या आ रहे हैं इसके आउटपुट। चलो भैया देखते हैं फटाफट। देखिए भाई, तो पकड़ते हैं फटाफट यहाँ पर कि कितना बन जाएगा। मैं इस केस में इसको पकड़ लेते हैं ऐसे ना। यहाँ है 0, है ना, यहाँ 0 क्या बनेगा, देखिए यहाँ गया 0, इधर आया 0 और इसके बाद यहाँ, अच्छा यहाँ 0 गया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से कितना आया, यहाँ पे 0 आया, है ना। ओके, और यहाँ पे बात करें तो इस केस में यहाँ पे कितना आया, इस केस में आया 0 आ गया, ठीक है, और 0 उधर गया। पहले सारे एक एक करके बढ़ते आते हैं। यहाँ पे आएगा 0 0, यहाँ पे कितना बनेगा 0, है ना। यहाँ बनेगा 0, इधर कितना आएगा बेटा, इधर आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है कितना, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा हमारा 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 0। इसके इस तरफ कितना आएगा 1, इधर कितना आएगा बेटा 1। तो यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 0। तो इस केस में कितना बन जाएगा हमारा 0 0 पर 0, है ना। मैथ पर देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हो तो, ठीक है, सिंपल था। अब बात करते हैं 0 और 1 के बारे में। अब हमारा ये क्या 0 था, ये हमारे इसको 1 पकड़ लो, ठीक है। इसको कलर चेंज कर रहे हैं ना, ये 0 है ना, अभी कलर ने क्या कर दिया रेड। ये 0 है, ये 1, तो यहाँ पे 0, तो इधर कितना आएगा बेटा 0 आएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आएगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना, इधर से आएगा 1, यहाँ से कितना जाएगा 1 1 और 0, 1 और 0 कितना बनेगा बच्चे, 1 और 0 बनेगा 0। इसके बाद नॉट लगा तो यहाँ कितना बन जाएगा 1, क्योंकि एंड गेट लगा ना, ये एंड है, इसके बाद नॉट लगा तो नैंड बन जाएगा ना, है ना। यहाँ तक 0 रहेगा, इसके बाद 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर आया कितना बेटा 1, यहाँ पर 1 आया और यहाँ भी कितना है 1। 0 और 1 बनेगा 0, क्योंकि एंड गेट लगा है, इसके बाद ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये 1 आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना बनेगा 1, यहाँ क्या बनेगा 0, यहाँ जाएगा ये 0। 1 और 0 कितना बनेगा बेटा 0, यहाँ कितना आएगा 1। तो ये बन जाएगा हमारा कितना इस केस में, ये बन जाएगा हमारा क्या बेटा, ये बन जाएगा हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन जाएगा 1,
ठीक है, इसको साफ करते हैं, बन जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, देखो भाई अब बोल रहा है हमसे क्या है यहाँ पर 1 0 ले लो भाई। 1 0 लेंगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो सेम ही तो बनेगा। क्यों सेम बनेगा भाई, कि सेम ही तो है पूरी कहानी, है ना। जो ऊपर भाई नीचे है तो सिमेट्रिक बनेगा, तो भी क्या यहाँ पे आएगा इस केस में, सिंपल उसमें भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप उसको करके देखिएगा, आपकी एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं 1 1 1 1। तो भाई यहाँ पे हमने क्या ले रखा है 1, और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है 1। यहाँ पे 1 है तो इधर अगर बात करें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से कितना है, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है भाई, यहाँ पर 1 आया और यहाँ भी 1 आया, ब्लू कलर से चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ भी कितना है 1। तो अब 1 1 यहाँ निकलेगा कितना बनेगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ कितना बनेगा 0। 1 में से यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना बनेगा 0। अच्छा अब ये 0 इधर पहुँचा तो यहाँ पे क्या आया 0, यहाँ पे कितना आया 0। 0 और 1 इधर से आएगा तो यहाँ पे दोनों क्या है, एंड गेट लगा तो 1 बनेगा, इसके बाद उधर जाएगा तो क्या बनेगा, नॉट लगा तो 0 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, इसके बाद नॉट लगेगा तो क्या बनेगा 0। ये 0 0 इधर आएंगे, ये 0 0 तो यहाँ बनेगा 0, यहाँ कितना बनेगा 1। तो हमारा कितना बन जाएगा बेटा 1 बन जाएगा, है ना। इस केस में कहानी क्या बन जाएगी हमारा, बन जाएगा क्या 1। ठीक है ना, तो सिंपल था। चलिए तो ये हमारी बन जाएगी क्या, इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength of proton when it is excited across the V and 3V potential difference। भैया de Broglie wavelength मैटर वेव के क्वेश्चंस क्या बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जो बच्चों की आगे शिफ्ट लगी है उसको देख के जाइएगा भाई, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। ठीक है ना, हम बात करते हैं लैम्डा इक्वल टू कितना होता है भाई। लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा h/p, और p हमारा कितना होता है, p जो हमारा होता है वो होता है रूट क्या है, अगर लिखें किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2m k, और काइनेटिक एनर्जी क्या है E/v, है ना। लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे लेते हैं h/2m × E/v। तो जो हमारा जो वेवलेंथ है, सॉरी हाँ वेवलेंथ जो है de Broglie वेवलेंथ की वो क्या √v के प्रोपोर्शनल है। हमसे पूछ रहा है भाई बताओ रेशियो क्या आएगा, तो लैम्डा 1/λ2 बोल देते हैं एग्जाम्पल के लिए, मतलब लैम्डा डैश बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, लैम्डा डैश बोल दें अगर, तो क्या आएगा भाई, वो आएगा √3v बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, √3v/√v आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा इस केस में, λ/λ डैश इसको आ जाएगा कितना √3, है ना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में √3:1, है ना। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, एक कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ कितना है, विद स्पीड ऑफ 3 km/h and next 4 km with a speed of 5 km/h. Find the average speed of car। लो भैया, इतना आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है, काइनेमेटिक्स से, और काइनेमेटिक्स का क्या बहुत ही एकदम एवरेज स्पीड का सबसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। क्या बोला है देखिए, एक कार है जो कि क्या कर रही है कि भाई पहले 4 किलोमीटर डिस्टेंस, जो पहले 4 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से चलती है बेटा, कहाँ गई, हाँ भाई 3 km/h से ना। तो पहले 4 किलोमीटर चलती है 3 km/h से ना, और जो बाकी जो बचा 4 किलोमीटर है, रिमेनिंग 4 किलोमीटर, वो कैसे चलती है बेटा, वो चलती है हमारा 5 km/h से। तो हमसे पूछ रहा है इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो पता है अपन को 4 और 4 8 है। टाइम क्या है भाई, मान लो यहाँ टाइम t1 लगा, यहाँ टाइम t2 लगा, तो इस केस में कहानी क्या आएगी, अगर लिखा जाए v एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस 4 + 4 8 डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या बनेगा, t1 + t2, तो बनेगा 8 डिवाइड बाई 4 बाई कितना आएगा 3 प्लस ये बनेगा 4/5। मैथ से लिखिए ना, मैथ पर दिख रही हो कुछ गड़बड़ तो है। ओके, सिंपल मैथ करनी यार। v एवरेज क्या बनेगा, 8 को ऐसे रखो, हाँ भाई 4 को तो इसे बाहर निकालो, क्या बनेगा, ये आएंगे 1/3 + 1/5 बनेगा। इसको अगर सॉल्व करें तो कैसा बनेगा, देखो अभी आप इसको सॉल्व करना आराम से, बाद में करेंगे। देखो इधर को 8/4, 5 इधर 3 इधर, क्या बनेगा × 8, और ऊपर जाएगा कितना बनेगा 15, है ना। नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लेने पर कितना आएगा 15/4 मीटर पर क्या है, km/h है ना, km/h में चल रहा है ना। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी इस केस में 15/4 km/h। तुमने कुछ नहीं किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखा और काम खत्म, सिंपल है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर। A particle of mass m is moving under the force whose delivered power P is constant. Initial velocity of particle is 0. Find the position of the particle as a function of time, या फिर at time t = 0। तो भैया क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जो कि जिस पर जो सडन फोर्स लग रहा है और जिसकी वजह से क्या है कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है।
तो हमको बताना है इस केस में इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, तो बताना है इसकी पोजीशन क्या होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो क्या, अगर बॉडी पर फोर्स एफ लग रहा है, उसकी वजह से कांस्टेंट पावर डिलीवरी हो रही है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर पी पावर डिलीवर हो रही है तो टी टाइम में जो एनर्जी सप्लाई होगी कितनी होगी, पी इंटू टी। तो भैया तो वर्क डन आएगा टी टाइम में पी इंटू टी इज इक्वल टू क्या आएगा इस केस में, चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो लिखे यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या बनेगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, पी इंटू डी। पी क्या है, पावर डिलीवर, टी क्या है, टाइम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियली तो कैसा था, ये रेस्ट पे था, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी यहाँ से हमारा कितना बन गया बेटा, रूट के अंदर आ गया 2 pt बाई एम, है ना, ये बना 2 pt बाई एम। ये आ गया हमारे क्या, स्पीड आ गई। हमसे बोल रहा है क्या इस केस में हमें क्या निकालनी है, इसकी पोजीशन एक्स, वेलोसिटी दे रखी है, पोजीशन निकालनी है। क्या करोगे, कर दो इंटीग्रेट, है ना, सिंपल ये बात है ना। क्या करोगे, वी इसको लिखो dx बाई डी टी, तो कितना आएगा, रूट 2p बाई एम इंटू किधर क्या लिखा है, टी की पावर 1/2 डी टी। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, बॉडी कहाँ इज इक्वल टू 0 पर, चलना टाइम टी पर कहाँ पर होगी, एक्स पर, है ना भाई। क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, रूट 2p बाई एम, ये क्या बनेगा, टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई कितना आएगा, नीचे 3/2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा क्या बनेगा, 2/3 लिमिट 0 से लेकर टी तक, है ना। जब टी डालोगे तो ये बन जाएगा, क्या बन गया ये, रूट के अंदर 2p बाई एम, टी की पावर 3/2, 0 डालने पे क्या बनेगा, 0। इसमें क्या है, टी इज इक्वल टू 4 डाल दो भाई, क्या दिक्कत है, खत्म काम। तो एक्स कितना बनेगा, 2/3 रूट के अंदर 2p बाई एम, 2 का स्क्वायर आएगा, लिख देता हूँ, ये बनेगा 2 का स्क्वायर, उसकी पावर क्या है 3/2, तो ये इससे उड़ जाएगा, तो बनेगा 8, ये बनेगा 8 और इंटू 2 16/3 रूट 2p बाई एम। क्या बनेगा आंसर हमारा, 16/3। आगे सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, 16/3 कितना आ गया हमारा, ये 16/3 है ना, रूट के अंदर 2p बाई एम। ये हमारे क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू है। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, बस एक स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वेश्चन। जब कांस्टेंट पावर पी डिलीवरी होती है तो हम निकालते हैं पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये वो वाला क्वेश्चन है, और बहुत बार क्लास में आपने किया भी होगा, बहुत बार क्लास में करवाया भी जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई, कितना है भैया हमारा, 2x² i कैप माइनस 4y j कैप प्लस 6z k कैप। फाइंड द चार्ज इनसाइड द क्यूबॉइड। क्या लगाना पड़ेगा भाई, अगर हमें चार्ज इनसाइड द क्यूबॉइड निकालना है, क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा गॉस लॉ। क्या करेंगे इसके लिए, नेट फ्लक्स इसके थ्रू लिख लेंगे, इज इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। काम खत्म, ये करना है अपन को थ्रू द क्यूबॉइड 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बना है, ये x किधर है, बाहर की तरफ है ना, x इधर है, y इधर है, z इधर है, x किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस केस में फ्लक्स लिखते हैं पहले, तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू y की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू z की वजह से। तो अगर देखो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे इस केस में, अगर हम इस केस में बात करें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x की वजह से, तो जो x इज इक्वल टू कितने फेज है, 6। बात करते हैं 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 4, ऊपर वाला 5, ये 6। ठीक है, तो हम बात करते हैं, एक तो पीछे वाला जो यहाँ पर, जो यहाँ वाला फ्लक्स होगा जो इससे जुड़ा हुआ है, ये x यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू है ना, और इसके जस्ट पीछे वाला जो फेज है इसके बात करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x एक्सिस कितनी आएगी भैया, 0, और जो भी फ्लक्स आएगा इससे बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, x कितना है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जानो यहाँ पर कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, और x इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे आ रही है, बाहर की तरफ निकल रही है ना, बाहर की तरफ। तो जो उसके जस्ट पीछे वाला फेज होगा, ये वाला फेज जो पीछे बना हुआ है ये वाला फेज, उसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, 0, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है भैया। और तो ये फेज जो साइडेड है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो उसकी वजह से फ्लक्स लिखूँ, मैं लिख रहा हूँ 5 1, है ना, 5 1 कितना आएगा, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 न्यूटन पर कूलम, और एरिया देखो यहाँ से भाई, ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है इस केस में, ये 2 है ना, और ये कितना है हमारा 3 है। तो एरिया कितना है इसका, एरिया इसका 6 है ना, तो E इंटू E डॉट ए होता है इंटू 6 बन जाएगा ना, 2 इंटू 6 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया इसका
क्या बोलते हैं, फ्लक्स है ना, न्यूटन पर कूलम भाई, यूनिट के बिना बात नहीं होता ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 × 6 ये हो गया 5 1, ठीक है। बाकी इस वाले फेज से जो फ्लक्स आएगा, इस वाले फेज से जो फ्लक्स आएगा वो y की वजह से 0, z की वजह से 0, क्यों आप बताओ मेरे को, ठीक है ना, बता देता हूँ चलो कोई, क्योंकि y की वजह से जो लाइन होगी इसको टच करते हुए निकल जाएगी, और z की जो लाइन होगी इसको टच करते हुए निकल जाएगी, तो उनका फ्लक्स 0 आना ही आना है ना, ऐसे ही। अच्छा 4y, अब बात करते हैं कि भाई जो ये वाले फेज है ना, y वाले फेज, उनकी बात करते हैं। तो ये वाले फेज है, इसमें जो इधर वाला फेज होगा ना, ये तो ये वाला फेज है ना, इसको साफ करता हूँ फिर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि कौन से फेज की, हम बात करें इस वाले फेज की बात करें, ठीक है, इस वाले फेज की बात करें। अब बात करें इस फेज की, इसके जो पीछे वाला फेज होगा ना, इधर वाला, वहां पर देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कितनी है, y कितनी है, 0, की वहां y 0 है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड y 0 है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पीछे की तरफ, ऐसे ना, देखिए तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस j कैप डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक किधर, बाहर की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव, E डॉट T है, तो यहाँ फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हम लिखो यहाँ पर क्या, फ्लक्स φ2, तो φ2 क्या बनेगा, देखिए लिखते हैं φ2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया, y कितना है, y है हमारा 2, कितना आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 8, मैग्नीट्यूड है ना 8, और एरिया कितना है हमारा, देखो एरिया देखते हैं यहाँ पे, तो एरिया हमारा ये है भैया, हमारा कितना, ये है हमारा 1, दिस इज 1, ये 1 है और ये 3 है ना, तो 1 × 3 आ जाएगा। और फिर दे नेगेटिव साइन, नेगेटिव क्यों भाई, नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं भैया, इसमें अंदर जा रही है, इसलिए फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव, इसलिए आएगा -24 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, वहाँ 12 था। अब बात करते हैं किसके थ्रू भाई, जेड वाला, ये जो सरफेस इसके थ्रू फ्लक्स की बात करते हैं ना, इसके थ्रू, तो नीचे वाला होगा, देखो यहाँ पर जो जेड वाला, ऐसे ही यहाँ जो जेड वाली की बात करें तो नीचे वाला जो है सरफेस आएगा उसके थ्रू फ्लक्स 0, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टू जेड कितना है 0, और ऊपर वाले के लिए बात करें तो यहाँ पे देखो जेड कितना है हमारा 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया हमारा 18 आ गया, तो 5 आ गया हमारा, तो इस केस में कितना 18 18 है ना, 18 × एरिया कितना है, अच्छा रहेगा, एरिया कितना भैया, एरिया हमारे देखो यहाँ पर ये देखें, तो ये हमारा कितना है 2 × 1, तो क्या मिलेगा 2 × 1, 2 बन जाएगा है ना, और कैसा फ्लक्स होगा, पॉजिटिव, तो इस केस में कहानी क्या बनेगा 36 देगा भैया मीटर पर कूलम, कितना बन गया ये 12 + 36 बन गया 48 - 24, तो जो नेट आ रहा है इस केस में फ्लक्स वो कितना आ रहा है, हमारा नेट फ्लक्स जो आ रहा है कितना आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 24 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई यहाँ पर, Q/ε0, तो अगर चार्ज लिखा जाए तो कितना बनेगा यहाँ पर 24ε0 क्या है कूलम, ये चार्ज आ जाएगा हमारा इस केस में। तो कहानी क्या बनेगी इस केस में, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, कुछ नहीं, हमें क्या करना था कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिखना था थ्रू द क्यूब जो पास होकर जाएगा बाहर, है ना, और जो लाइंस बाहर जा रही है उनको पॉजिटिव लेना था फ्लक्स, और जो अंदर आ रही है उनको लिखा था नेगेटिव, बस काम खत्म, इज इक्वल टू Q/ε0, सिंपल था। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी इज गिवन बाय 4v² इज इक्वल टू 50 - x², द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन मोशन ऑफ द पार्टिकल इज 88/n, फाइंड द n। चलो भैया देखते हैं, तो भैया एक बॉडी अगर यहाँ पर हमको इसकी ऑसिलेशन की इक्वेशन दे रखी है, हमसे बोल रहा है यहाँ पर क्या ये रखी है वेलोसिटी रिलेशन, तो जब भी देखो कि हमारे कोर्स में जनरली क्या है, अगर बात करें जब भी आती है ऑसिलेशन की बात तो किसकी बात आती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात आती है ना, तो वहीं पर देखिए उसी के तरफ माइंड जाना चाहिए बच्चों का। तो हमें क्या देखा है क्वेश्चन 4v² इक्वल टू देखा है 50 - x², v² इक्वल टू क्या बनेगा 1/4 50 - x²। इस इक्वेशन को थोड़ा कंपेयर करो किससे, v इक्वल टू होता है ओमेगा रूट के अंदर a² - x², तो क्या बनेगा v² इक्वल टू ω² a² - x²। इससे थोड़ा सा कंपेयर करके देखो, ओमेगा क्या है हमारा 1/ω² कितना है हमारा, ω² कितना है हमारा यहाँ पे, ω² जो है हमारा दैट इज व्हाट एक्चुअली 1/4, ω² हमारा कितना 1/4, तो ओमेगा कितना बन जाएगा भाई 1/2। हमसे बोला है टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना आएगा, t आएगा 2π/ω आएगा भाई, ओमेगा पुट करो यहाँ से कितना आएगा, t आ जाएगा हमारा क्या, t का जो आएगा हमारा t बराबर आएगा 2π, ऊपर जाएगा 2 कितना बनेगा 4π, और पाई कितना बड़ा 22/7,
तो यहाँ से कितना आएगा, टी आ जाएगा 88/7 सेकेंड। हमसे क्या बोल रहा है भाई, 88/n है, तो n कितना आ रहा है हमारा इस केस में, n की वैल्यू कितनी है भैया, n इक्वल टू कितना है हमारे यहाँ पर, n इक्वल टू हो जाएगा 7। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं। हमें क्या करना था, कंपेयर करना था और कुछ नहीं करना था, और आगे बढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। हो क्या बात है, क्या बोल रहे हैं भाई। फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी इज 0, द वैल्यू ऑफ 2x। हाँ भाई, इन द गिवन सर्किट की बात करें, हमें उससे बोल रहा है बी और सी के बीच में, ये पॉइंट बी और सी है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसको देख के तुम्हें कुछ याद नहीं आया, मुझे उसको देखते कुछ याद आया, क्या याद आया बताओ, बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो यहाँ पे कोई वायर लगाओ तो उसमें कोई करंट जाने वाली नहीं है, तो R1/R2 इक्वल टू R3/R4, काम खत्म नहीं है। R1 कितना बनेगा, देखो 6 और 3 2, यहाँ क्या बनेगा 2, यहाँ 2 आएगा, R1 यहाँ 2 है, यहाँ क्या आएगा 1 2 3, तो R1/R2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, R3/R4 होना चाहिए। ये कितना लिखा है, x क्या बनेगा, दोनों पैरेलल में है, क्या बनेगा x × 1/1 + x बन गया, ये R3/R4/x कर दो, बराबर होना चाहिए। ये गया वो गया, कितना बनाइए 2 + 2x इक्वल टू कितना बन गया 3, 2x कितना आ गया इस केस में सीधा 1। हमसे क्या बोला है, 2x की वैल्यू, खत्म, सिंपल था। नेक्स्ट, हो एसेशन रीजन क्या बोल रहा है भाई, एट सिंक टेम्परेचर ऑफ -273°C द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी 1। अच्छा, क्या होती है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर बाई सोर्स का टेम्परेचर, ठीक है भैया। तो बात करें टी सिंक बाई टी सोर्स, है ना, अगर बात करें इस केस में, तो सिंक का टेम्परेचर वो कितना बन जाएगा, इस केस में बन जाएगा 0 केल्विन, है ना। तो इस केस में कितना हो जाएगा 0, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, नीटा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो भाई एसेशन तो करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, क्यों, और ऐसा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या बन जाएगा इसका ऑप्शन जो होता है ना, एसेशन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। रीजन क्या बोला है हमसे, रीजन बोला है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज दिस नंबर, सही लिखा हुआ है ना। जब यहाँ पुट करोगे 0 केल्विन तो कहानी क्या है, ये 0 ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा अपना 1 बन जाएगा। तो एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास कितना है भैया हमारा, कितना है 10 kg विदाउट बुलेट विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, देन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। क्या दिक्कत है भाई, देखो यहाँ पे ये जो गन है हमारा, अगर इसकी बात की जाए, है ना, डायग्राम जो है, जब हमने इसके क्या किया, इसको फायर किया, अभी जब इसके अंदर रखी हुई थी तब तक तो क्या सिस्टम के अंदर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम भी 0 हो रहेगा, सॉरी मोमेंटम सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वो 0 यहाँ पर है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो जैसे हमने ट्रिगर दबाया तो उस केस में कहानी क्या है, ये जो M1 मास की बुलेट है भागी बाहर की तरफ V1 स्पीड से, तो क्या होगा, ये जो M2 मास की गन है इस पर पीछे तक धक्का लगेगा, तो रिक्वायर्ड स्पीड इसकी V2 है। तो हमसे V2 पूछ रहा है, तो इसका जो मोमेंटम है क्या रहेगा भाई, यहाँ पे नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या था, बुलेट का भी 0, गन का भी 0, बाद में बुलेट क्या स्पीड कितनी हो गई, V1 आगे की तरफ और गन भागी कितनी की तरफ, पीछे की तरफ, तो M2 × V2। तो हमसे बोले V2 क्या होगा, रिक्वायर्ड स्पीड क्या बनेगा, M1/M2 × V1। M1 क्या है, बुलेट का मास कितना है भैया 10 ग्राम, तो 10 × 10⁻³ गन का मास कितना है, कहाँ गया गन, 10 kg, गन का मास 10 kg, 10 kg की गन कैसे उठाए कोई है, × 100 कितना है भैया, ये आएगा हमारा कितना 10 से M2 ये तो ऊपर जाएगा ना, 100 ऊपर आएगा, 100 तो ऊपर है ना, कितना बनेगा ये 10⁻³ से ये पूरा उड़ गया, कितना बने 1/10, तो V2 कितना आ गया हमारा 1/10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, रिक्वायर्ड स्पीड क्या है x/10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में 1, है ना, सिंपल था, कुछ नहीं, क्या लगाना बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन। ओहो मैच द कॉलम, क्या बोल रहा है हमको यहाँ पर, मैच द कॉलम बार बार आ रहा है, मतलब 24 तारीख से जितने भी शिफ्ट हुई उसके बाद बार बार क्या मैच द कॉलम सब में आ रहा है, और किस फॉर्म में आ रहा है, क्या नाम इसका, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्म में आ रहा है। चलिए भाई देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, क्या बोला है यहाँ पे, हाँ भाई प्रेशर ग्रेडियंट एनर्जी डेंसिटी टॉर्क इंपल्स इन सब का निकालना डायमेंशन फार्मूला
क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट भाई, बताओ जरा क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट हमारा होता है, अगर बात करें यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट, आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो पहले का हमारे पेपर हुए थे उसमें ये भी उसमें पहले आ चुका है, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स, चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। जब भी बात करते हैं ग्रेडियंट तो क्या होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। यहाँ पे बात हो रही है प्रेशर ग्रेडियंट की, तो प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या बनेगा? प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी की पावर -2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है। फोर्स बाई एरिया एन टू एल कर दिया, एल से एल गया, क्या बन गया? एम एल -2 टी -2। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या बन जाएगा? एम एल -2 टी -2, कहाँ दिया है? एम एल -2 टी -2, सॉरी हाँ इसे लिखा ना, तो इसमें यहाँ लिखा हूँ, यहाँ -2 होना चाहिए ना, एम एल -2 टी -2 होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए क्या? -2, ये दोनों सेम ही तो लिखे हैं ना, आई थिंक यहाँ -2 होना चाहिए, दोनों सेम ही तो लिखे थे, एम एल -2 टी -2 होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा इसका? पी का बन जाएगा क्या? डी, है ना। पी का हमारा क्या बन जाएगा इस केस में? डी बन जाएगा भैया, ये दोनों तो सेम ही लिखे थे ना पहले, तो एम एल -1 लिखा था, एम एल -2 लिखा था। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जो होती है हमारी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या होती है भैया? एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाई क्या आएगा? एल क्यूब, क्या बनेगा ये? एम एल -1 टी -2। तो कहाँ लिखा है भैया ये? सी वाला है ना, तो क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा हमारा क्या? इसका बन जाएगा हमारा सी, है ना, सेकंड वाले का। टॉर्क, टॉर्क का तो वही होता है जो किसका होता है? वर्क का, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो कहाँ लिखा है? फर्स्ट वाला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, क्या बन जाएगा इसका? ए। इम्पल्स का क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है भैया? एम इंटू वी, एम इंटू वी, तो क्या बन जाएगा इसका? टी बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए सिंपल था बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। अच्छा, द रेशियो ऑफ देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया? अगर लिखा जाए एवरेज काइनेटिक होती है यहाँ पर क्या? F/2 kT। यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी लिखी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, के फॉर कैसे उड़ा मत देना, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। कितनी है इस केस में? ये 3/2 kT है, सॉरी F/2 kT। अगर बात करें ये हाइड्रोजन गैस है, अब बात करें ऑक्सीजन गैस, दोनों कैसी डायटोमिक गैसेस हैं, तो F कितना आएगा इस केस में? F डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, लो टेम्परेचर पर 5 आएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है तो सिंपली क्या है, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का सेम ही है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर का किसके प्रोपोर्शनल है? यहाँ पर दोनों के 2:1 है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आएगा इस केस में? सिंपली टेम्परेचर के रेशियो के बराबर आएगा, 2:1 आ जाएगा, नहीं है क्या? क्योंकि F तो दोनों का सेम ही है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर? ए स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितना है इस केस में हमारा? 180 सेंटीमीटर इज रेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद एंगुलर स्पीड ओमेगा द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या ही कहानी है भाई, ये सिंपल एकदम बकवासी क्वेश्चन है। ये एक बॉडी है, इसको जोड़ दिया है एल लेंथ की स्ट्रिंग से, और इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? R ओमेगा स्क्वायर। इसमें क्या दिक्कत है? AC कितना आएगा? R ओमेगा स्क्वायर। R कितना है हमारा? वैल्यू पुट खत्म काम, कितना है? कहाँ गया? 180 सेंटीमीटर, तो 180 इंटू 10⁻² इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना है? 1 है, कितना हो जाएगा ये? 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। इसमें क्या था? ये तो एकदम ही बकवास क्वेश्चन था, है ना। सर्कुलर मोशन का एकदम सिंपल क्वेश्चन भाई, पुट द वैल्यू, सीधा गेट द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टन्स आर एरिया इतना दे रखा है, is initially held in a plane perpendicular to the magnetic field be not eroded about the diameter omega, find the maximum EMF। तो क्या दिक्कत है भैया इस केस में? यहाँ पर क्या है देखो, ये जो है यहाँ पर ये एक कॉइल है जिसका नंबर ऑफ लूप कितने? n है। मैग्नेटिक फील्ड किधर बेटा? नीचे की तरफ है, और ये अपने डायमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। भाई ऐसा क्वेश्चन हम कहाँ करते हैं? कितनी बार किया होगा? बहुत बार किया होगा ऐसा क्वेश्चन। जब हम पढ़ते हैं क्या AC, वहाँ पे बात करते हैं ना, एक रोटेटिंग कॉइल जो होती है मैग्नेटिक फील्ड में, वही तो क्या करती है? हमारा सोर्स ऑफ AC होता है, नहीं है क्या? तो ये जो भाई साहब है रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें अगर बात करें तो कितना आएगा? फ्लक्स, फ्लक्स लिखा जाएगा इस टाइम पे B.A होगा, क्या बनेगा? BA ओमेगा, सॉरी BA cos ओमेगा t, है ना। अच्छा
फ्लक्स क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ लूप कितने यहाँ पर एन है ना, तो यहाँ पे एन बी ए बन जाएगा। ये आ गया फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो इसे कर दो क्या यहाँ पर डिफरेंस, इसका ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या ना भी लो कोई दिक्कत नहीं है। ई कितना बन जाएगा इस केस में, हाँ भाई क्या बनेगा इसका करो, क्या बनेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। ये लिखा है इंड्यूस ईएमएफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ये लिखी हुई है, ई नॉट है ना, ई नॉट कितना आएगा, एन बी ए ओमेगा, एन पता है दे रखा है 100, बी दे रखा है बी नॉट के टर्म में दे रहा है ना, ए और ओमेगा ना, पुट करो वैल्यू, फाइंड करो आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है इस केस में। ए प्रिज्म हैज ए 6 डिग्री, ए प्रिज्म हैज एंगल ऑफ प्रिज्म 6 डिग्री एंड म्यू कितना 1.54। अनदर इन्वर्टेड प्रिज्म हैज म्यू 2 इक्वल टू 1.72 एंड फाइंड A2 फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन तो हो बट डेविएशन ना हो। तो देखो यहाँ पे ये हमें दे रखा है क्या है, एक प्रिज्म दे रखा है और दूसरा प्रिज्म क्या हो, देखो कैसा होगा, ऐसा होगा, ये है ए, ये ए डैश ना, इसका म्यू इसका म्यू डैश। हमसे बोल रहा है कि जो नेट अगर बात करें इस केस में, जो नेट हमारे से आ रहा है, नेट डेविएशन कितना है, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, वो कितना है 0 है। तो क्या होता है डेविएशन, म्यू माइनस 1 इंटू ए पहले की वजह से, प्लस दूसरे वजह कितना है म्यू माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर कितना है 0। तो हमसे बोल रहा है बताओ इस केस में इसका एंगल ऑफ डिस्पर्जन कितना होगा, तो कर दो बराबर 0 के, कितना आएगा यहाँ पर, कितना बनेगा, देखो ए डैश इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू माइनस 1, इसको म्यू डैश कर दो, है ना, म्यू माइनस 1 इंटू ए डिवाइड बाई क्या बनेगा, म्यू डैश माइनस 1 इंटू विद माइनस साइन। माइनस क्या बता रहा है भाई, ये प्रिज्म कैसा है, इन्वर्टेड है। म्यू कितना था हमारा, म्यू था हमारा कितना 1.54, ये आएगा 0.54, ए कितना है बच्चे 6 डिग्री डिवाइड बाई ये था हमारा 1.72, जाएगा 0.72, 18 से उड़ा दो, 3/4 आएगा, 3/4 तो कितना बन गया हमारा ये 18, 3/4 यहाँ बन गया 3, यहाँ बन गया कितना 4, और ये बनेगा कितना 3, ये बनेगा हमारा 2, तो 9/2 हो जाएगा, 9/2 डिग्री विद माइनस है, माइनस बता रहा है कि इन्वर्टेड है ना, माइनस कितने बता रहा है, कितना आएगा -4.5 डिग्री, माइनस का मतलब है कैसा इन्वर्टेड होगा, कितना आएगा 4.5 डिग्री, और ऑब्वियस सी बात है इन्वर्टेड होगा। तो ये था बच्चों क्या हमारा, अगर बात करें तो ये था बेटा क्या हमारा सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल। तो ये था बच्चों हमारा 30 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर का फिजिक्स पेपर का डिस्कशन, और बहुत ही सिंपल पेपर आया था। जनरली अगर बात करें एजी टू मॉडरेट लेवल पे था। आप जो है जितने बच्चे आगे भी शिफ्ट देख के जाने वाले हैं वो क्या है, इन क्वेश्चन को एक बार देख के जाएं, और जो क्वेश्चन पेपर देख के आ चुके हैं वो इनको देखें, अपने क्वेश्चन को चेक करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए आगे, और मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट वीडियो के सोल्यूशन में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।